नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत जॉर्डन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। पीएम ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच में हिस्सा लेंगे पीएम। लोकसभा में आज का दिन बेहद अहम। रोजगार और बीमा से जुड़े विधेयक होंगे पेश। शिक्षा संबंधी विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव होगा पेश। राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा को बढ़ाया जाएगा आगे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। राजनीतिक दलों को दी जाएगी हार्ड कॉपी। निर्धारित समय में कर सकेंगे दावे और आपत्ति। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में आरोपी लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में। थाईलैंड में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी। आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं लुथरा ब्रदर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की पाकिस्तान की कड़ी आलोचना। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का ग्लोबल एपिसेंटर। एक बार फिर दोहराई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुरंत सुधारों की मांग। और 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने का दिन। आज विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश कर रहा है वीरों को नमन। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जॉर्डन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज जॉर्डन किंग के साथ भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों इस व्यापार सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। वहीं अपने जॉर्डन दौरे के पहले दिन यानी कि सोमवार को पीएम मोदी ने राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों देशों ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। यात्रा के अवसर पर दोनों पक्षों ने संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग अरेंजमेंट के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के पहले दिन मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। राजधानी अम्मान में हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी सहयोग के सभी आयामों को और सशक्त बनाने की बात कही गई। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। पीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भी भारत जॉर्डन एकजुट हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors.
Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर पीएम का स्वागत बेहद भव्य ढंग से हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शीर्ष मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया। विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी जॉर्डन यात्रा पूरी कर इथियोपिया जाएंगे। पीएम मोदी इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। पीएम अपने इथियोपियाई समकक्ष के साथ भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के साथ पहलुओं पर व्यापक बातचीत भी करेंगे। इथियोपिया ही नहीं बल्कि समूचे अफ्रीका के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इथियोपिया वैश्विक दक्षिण में भारत का एक विश्व स्तर साझेदार और घनिष्ठ मित्र देश है। इथियोपिया में भारतीय समुदाय का खासा प्रभाव रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षकों ने यहाँ के प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है। इथियोपिया में आज मौजूद 40 से 50 साल की आयु वर्ग के लोगों की बड़ी तादाद गर्व और कृतज्ञ भाव से भारतीय शिक्षकों के योगदान को याद करते हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक ऐसे स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने, जहां आज भी भारतीय अध्यापक शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इस कविता का पाठ कर रहे हैं अदीस अबाबा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। हम हैं अदीस अबाबा के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। तकरीबन 20 वर्षों से स्कूल प्राइमरी सेक्शन में अमूल्य योगदान दे रहा है इथियोपिया के छोटे छोटे बच्चों के लिए और साथ ही साथ भारतीय मूल के अन्य बच्चों के लिए। यहाँ के दूरस्थ रिमोट एरियाज में भारतीय शिक्षक रहा करते थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों को यहाँ पर शिक्षित किया है। यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ के हायर एजुकेशन में भारतीय शिक्षकों की अहम भूमिका है। हमारे साथ इस विद्यालय के फाउंडिंग मेंबर और प्रिंसिपल अब्राहम जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने ये विद्यालय कैसे established किया? What was the concept behind it? If I talk about me, I came around about 40 years back. I came. And much before that, there were many Indian teachers. We were all having very good relation and mingling with Ethiopians here, because culturally and all other aspects, we were very much similar to Indian culture and in all aspects. So we have been in education for the past many years. So much attachment we have towards this country, as they are very much hospitalized. और जो इंडियन इथॉस है वो भी कहीं ना कहीं इनबिल्ट हुआ है यहाँ की सोसाइटी में। Values that we have back in India and the Ethiopians also. Almost we respect their values and they are almost equal values. We consider, we feel like that. And parents are much more dedicated to their children to have education. बहुत सारे 2000 से ज्यादा उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर अभी भी शिक्षक कार्यरत हैं। कितने पीढ़ी पहले आप आए और हिंदी पढ़ाती हैं? हमारी 4 पीढ़ी यहीं पे है और मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। और मैं हिंदी राइम्स सिखाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे सब इथोपियन से, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। इस विद्यालय के बारे में बताएं, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है ये विद्यालय? सिलेबस उसका हम वही फॉलो करते हैं। जो सिलेबस है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड ये स्कूल है, और सिलेबस यहाँ का कैसे क्या है? This school actually started about 20 years ago, and we were actually following Indian curriculum, Indian textbooks. We selective books we take and we impart our education with Ethiopian students. This time we have our school was affiliated with CBSE. We are now fully following CBSE curriculum.
तो हम बच्चों से भी बात करते हैं, ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्णा। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी और साथ ही साथ दोनों देशों के जो शैक्षिक आयाम है उसमें नए द्वार खुलेंगे। ये यात्रा आर्थिक आयाम तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आयाम में और वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। रुक करते अगली खबर का। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा रही है। यह सूची अस्थायी होती है ताकि इसमें मौजूद गलतियों को सुधारा जा सके और केवल योग्य मतदाताओं के नाम ही अंतिम सूची में शामिल हों। इन सूचियों की हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएगी, जिससे वो गलत नामों पर आपत्ति दर्ज कर सकें। साथ ही आम लोगों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा। इन सूचियों के साथ मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग अलग सूचियां भी सार्वजनिक की जाएंगी। इससे साफ हो सकेगा कि किन किन कारणों से किसी नाम को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। आज से 7 फरवरी 2026 तक नोटिस का चरण चलेगा। इस दौरान चुनाव अधिकारी लोगों को नोटिस देंगे, उनकी बात सुनेंगे, दस्तावेज जांचेंगे और फिर दावों और आपत्तियों पर फैसला लेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो राज्य के लगभग 81,000 बूथों के बीएलओ के ऐप पर मसौदा सूची अपलोड कर दी गई है। इसमें बीएलओ के पास हार्ड कॉपी उपलब्ध है, जिसमें लोग ये जांच कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। वहीं चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 8 राजनीतिक दलों को मसौदा सूची की हार्ड कॉपी दी जाएगी। इसके अलावा लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट और ऐप के साथ साथ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नाम जांच सकते हैं। और वहीं इस पूरी प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटा तो वो धरने पर बैठ जाएंगी। सीओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार लगभग 58 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से हटाए जाने की संभावना है। राज्य के लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में से इन मतदाताओं के नाम हटाने के बाद मसौदा सूची में लगभग 7 करोड़ 8 लाख लोगों के नाम रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में राज्य के लगभग 81,000 बूथों के बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स के ऐप पर मसौदा सूची अपलोड कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता से। सौरभ, हम राजनीतिक किस तरह से इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हुई है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मतदाताओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पूरी एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। आज ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी की गई है। अब इसमें किस तरह से लोग बीएलओ के पास जा पाएंगे, किस तरह से जिनके नाम अगर कट गए हैं तो वो कैसे पहल करेंगे और कैसे अपने नाम जुड़वा पाएंगे, इस ड्राफ्ट लिस्ट को कैसे वो चेक कर सकते हैं? जी देखिए, जो जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया और वो जो ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश हो गया। अभी का जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ड्राफ्ट रोल जो मतदाता है वो अपने ECI नेट ऐप से देख सकते हैं या फिर वेबसाइट से, सीओ वेबसाइट से देख सकते हैं। पहले तो ये तो सीओ वेबसाइट का लिंक है, कितना मैं दिखा पा रहा हूँ। सीओ वेस्ट बंगाल www.gov.in यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा एक स्क्रीन आता है और स्क्रीन आके इसको अगर स्क्रॉल करके जाएं तो यहाँ पे सर्च बाय एपिक नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद डाउनलोड ASD, मतलब वो जो मृत और वोटरों का लिस्ट है वो यहाँ पे है। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके उनको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मेरा नॉर्थ 24 परगना का है, यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं वहां का सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे जाके उनको
बूथ वाइज, ये सारे बूथ वाइज ऐसे उनको दिखने को मिलेंगे, और बूथ वाइज अगर वो दिखे तो अपना सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल में अगर प्ले स्टोर में वो जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाके उनको ECI नेट ऐप खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि सर्च योर वोटर लिस्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। इसको ऐसे अगर करेंगे तो उनको एपिक कार्ड या फिर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे OTP आएगा, और फिर वो देख सकते हैं कि उनका नाम है या नहीं। तो दोनों चीजें यहाँ पे डाल दिया गया है कि उनका नाम मृत, ये ASD जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर लिस्ट है उसमें है, या फिर उनका नाम रह चुका है। तो ये सारी बातें अभी तो ये देखना शुरू हो गया CEO के वेबसाइट से, और ये ECI नेट ऐप के जरिए ये लोग अब देख पाएंगे। और आगे चल के ये तो तय है कि चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया है कि 58,20,898 लोगों का नाम नहीं रहेगा। ये वो नाम कट चुका है, और बाकी जो 7,08,00,000 के कुछ ज्यादा लोगों का नाम यहाँ पे है, पिछले जो 7,66,37,529 वोटर में से, और आगे चल के 30 लाख से भी ज्यादा हियरिंग है, और 1,66,00,000 वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब 15 साल से अंतर कम, कोई लड़का तो कोई लड़की हो गया, वो सारी जो बातें हैं, वो जो 7 जो मापदंड है उसके तहत उसकी जांच चल रही है। तो पूरा फिगर क्या होगा वो तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन आज से बंगाल में सौरभ, पात्र मतदाताओं कैसे अपना नाम को चेक कर सकते हैं, इसका जिक्र आपने किया, ये विस्तार से आपने बताया हमारे सभी दर्शकों को वह किस तरह से मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आप का नाम भी चेक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ बात अगर हम राजनीति की करें तो ममता बनर्जी लगातार अपनी बयानबाजी कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटता है तो वो धरने पर बैठ जाएंगी। इसको, इस राजनीतिक रूप को आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी जब से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही हैं। देखिए, जब ये पता चला, जब ये बात सामने आई है संदा कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें 58 लाख से ज्यादा वोटर्स का तय है, ये बात जब कल सुनिश्चित हो गया, उसके बाद ही TMC की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। हालांकि एकदम जो ममता बनर्जी है उन्होंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जो नीतीश तरीके जो नेता है वो कहने लगे हैं कि ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी है, और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है तो मॉर्निंग शोज द डे, अभी तो सुबह हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये रेटोरिक शुरू हो गया है दोनों के बीच। अभी तो बूथ वाइज हर एक पार्टी के जो BLAs है वो जांच करेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ, वो अभी जांच करेंगे, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये एक्सपेक्टेड है कि TMC की तरफ से स्टेटमेंट भी आएगा। लेकिन ये तो साफ है, जो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि अगर नाम कटा तो वो धरने पे बैठ जाएगी, वो तो रेटोरिक उन्होंने पहले ही सेट कर दिया है। लेकिन उसके चलते अभी वो बात भी है कि वो इसकी विरोध कर रहे हैं। जी, तो ममता बनर्जी तमाम तरह की बयानबाजी करती रहे, भड़काऊ भाषण देती रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार अपना काम कर रहा है, इस पूरी SIR प्रक्रिया को चरण दर चरण आगे बढ़ाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया, और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। जी हां, संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधायी कामकाज प्रस्तावित हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए तो आज 2 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देना है। विधेयक के माध्यम से विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास कार्य के ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीमा कानूनों से जुड़ा सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1999 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये प्रस्ताव पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता, गुणवत्ता और मानकों को मजबूत करना है। इसके साथ ही लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके जवाब संबंधित मंत्री देंगे। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के में आज उच्च सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। इस चर्चा की शुरुआत बीते सप्ताह हुई थी। चर्चा के दौरान अब तक कई सांसद अपनी बात रख चुके हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी और इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में आरोपी लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। थाईलैंड में उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थाईलैंड ने लुथरा ब्रदर्स को भारत को सौंप दिया है। सीबीआई की टीम उन्हें लेकर वापस आ रही है। लुथरा ब्रदर्स के आज दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। 6 दिसंबर की रात को गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कई लोग इसकी चपेट में आए थे। इस अग्निकांड में 5 पर्यटक समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान लुथरा ब्रदर्स दिल्ली में थे और घटना के फौरन बाद वो दिल्ली से थाईलैंड भाग निकले। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने खुली बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों पर भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहने का आरोप लगाया। In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां घने कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने के कारण कई बस और कार आपस में टकरा गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को
अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।